दोस्तों, चार धाम यात्रा में क्यों श्रद्धालुओं की इतनी मौतें? हाई एल्टीट्यूड कैसे जानलेवा? चार धाम यात्रा इस साल 2 मई 2025 को शुरू हुई। इसमें पिछले 21 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं, लेकिन 32 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पिछली बार भी इस यात्रा में 52 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस यात्रा में भीड़ के चलते व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है और हेल्थ को लेकर जोखिम भी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2 मई को शुरू हुई थी। इस चार धाम यात्रा का मतलब है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चूंकि ये यात्रा हाई एल्टीट्यूड पर ही ज्यादा होती है, लिहाजा हेल्थ का जोखिम भी ज्यादा होता है। 21 दिनों की यात्रा में 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई हैं। इसकी वजह हाई एल्टीट्यूड भी है और अत्यधिक ठंड भी। केदारनाथ जैसे धाम समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और कठिन ट्रैकिंग मार्ग स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण है। यही वजह है कि केदारनाथ में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, जिससे ठंड, बारिश या बर्फबारी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से अधिकांश मौतें दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप, सांस की तकलीफ और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं। उत्तराखंड के चारों धाम ऊंचाई वाली जगहों पर ही हैं। सभी पहाड़ों की ऊंचाई पर हैं। उनमें मौसम भी ठंडा और बर्फीला रहता है, चाहे यमुनोत्री हो या फिर बद्रीनाथ। वहां गर्मी के मौसम में भी इर्द गिर्द के पहाड़ों पर बर्फ ढकी नजर आती है। लेकिन ऊंचाई वाली जगहें कैसे हृदय स्वास्थ्य पर असर डालती हैं? अधिक ऊंचाई पर रहना अगर उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है जिनका हृदय स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन इन स्थानों की यात्रा उन लोगों के लिए चिंता का कारण हो सकती है जो मौजूदा तौर पर हृदय जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हों। सवाल, हाई एल्टीट्यूड यानी उच्च ऊंचाई किसे माना जाता है? समुद्र तल से 6560 फीट से नीचे का कोई भी स्थान कम ऊंचाई वाला माना जाता है। इससे ऊपर की यात्रा मध्यम ऊंचाई और उच्च ऊंचाई वाली मानी जाती है। समुद्र तल से 6560 से 9840 फीट के बीच वाले स्थानों को मध्यम ऊंचाई वाला माना जाता है। समुद्र तल से 9840 फीट से ऊपर की जगहें उच्च ऊंचाई वाली होती हैं। ये वो जगहें हैं जहां आपका शरीर ऊंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रभावों का अनुभव करने लगता है। सवाल, भारत में हाई एल्टीट्यूड एरिया के पैरामीटर्स क्या हैं? भारतीय सेना उच्च ऊंचाई HA क्षेत्रों को 9000 फीट 2750 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है। इन्हें ऊंचाई के आधार पर 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। स्टेज I 9000 12000 फीट 2750 3657 मीटर। चरण 2 12000 15000 फीट 3657 4572 मीटर। चरण 3 15000 फीट से ऊपर 4572 मीटर। सवाल, चार धाम की यात्रा किन ऊंचाइयों से गुजरती है? चार धाम के दर्शन के लिए 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक की चढ़ाई करनी होती है। इसमें कहीं ज्यादा ऊंचाई वाली जगहें होती हैं तो कहीं ज्यादा ऊंचाई वाली जगहें, इसलिए ये यात्रा मुश्किल मानी जाती है। चार धाम यात्रा गढ़वाल हिमालय में ऊंचाई पर होती है, इसलिए इसे उच्च ऊंचाई वाली यात्रा कहा जाता है। चार धाम यात्रा के 4 तीर्थस्थल ऊंचाइयों पर हैं। भारतीय सेना के हाई एल्टीट्यूड वाले पैरामीटर्स के हिसाब से भी ये सारी जगहें हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं। यमुनोत्री 3291 मीटर, गंगोत्री 3415 मीटर, केदारनाथ 3553 मीटर, बद्रीनाथ 3300 मीटर, केदारनाथ 11700 फीट, गंगोत्री 10200 फीट। सवाल, हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके आमतौर पर कैसे होते हैं? उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आमतौर तापमान काफी ठंडा होता है। ज्यादा बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, कम वायु दबाव होता है और हवा में ऑक्सीजन का स्तर भी कम होने लगता है। इस ऊंचाई के लिए कई तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। 1. धीरे धीरे चढ़ो। 2. एक दिन में कम ऊंचाई से सीधे 9000 फीट 2750 मीटर से ऊपर जाने से बचे। 3. एक बार 9000 फीट 2750 मीटर से ऊपर सोने की ऊंचाई को प्रतिदिन 1600 फीट 500 मीटर से अधिक नहीं बढ़ाएं। 4. प्रत्येक 3300 फीट 1000 मीटर पर अनुकूलन के लिए एक अतिरिक्त दिन की योजना बनाएं। सवाल, उच्च ऊंचाई आपके शरीर को कैसे प्रभावित करती है? जब आप अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो पतली हवा के कारण आपके फेफड़ों को कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यह आपके फेफड़ों और हृदय पर इसलिए ज्यादा जोर बढ़ा देता है क्योंकि आपके शरीर के बाकी हिस्सों को भी लगातार ऑक्सीजन युक्त रक्त की जरूरत होती है।
जिसकी मात्रा पर असर पड़ने लगता है। इसी वजह से बहुत अधिक ऊंचाई पर बहुत से स्वस्थ लोगों को भी चक्कर आना, सिरदर्द और थकान जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इस पर ठंड ज्यादा हो और बर्फीली हो तो हेल्थ पर जोखिम और बढ़ जाता है। सवाल, अगर कोई हृदय संबंधी दिक्कतों से गुजर रहा है तो इस ऊंचाई पर क्या अनुभव करता है? यदि आप किसी हृदय संबंधी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का अनुभव करते हैं तो अधिक ऊंचाई का आपके शरीर पर और भी अधिक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को आमतौर पर ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचने के तुरंत बाद हृदय गति और रक्तचाप दोनों में बढ़ोतरी महसूस होगी। ये समस्याएं आमतौर पर रात में और ज्यादा हो जाएंगी। सवाल, अधिक ऊंचाई पर रहने से हृदय स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होता है क्या? इस बात के प्रमाण है कि अधिक ऊंचाई पर रहने से हृदय स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल हेल्थ के एक अध्ययन में पाया गया कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में इस्केमिक हृदय रोग से मरने की संभावना कम होती है। उनकी जीवन प्रत्याशा आमतौर पर लंबी होती है। सवाल, क्या हृदय रोग से पीड़ित रोगी अधिक ऊंचाई पर यात्रा कर सकते हैं? जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि उच्च रक्तचाप या हृदय रोग वाले व्यक्तियों के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर जाना खतरनाक हो सकता है। अध्ययन के अनुसार, उच्च ऊंचाई वाले स्थानों 9,840 फीट और अधिक में कठोर शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने से हृदय रोग वाले लोगों के हृदय और रक्त वाहिकाओं पर बहुत अधिक तनाव पड़ सकता है, जिससे कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, छाती में दर्द, थकान। सवाल, हृदय रोगों के साथ अधिक ऊंचाई पर यात्रा करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हृदय रोग के साथ उच्च ऊंचाई पर पानी पीना कुछ सामान्य सिफारिशें हैं जिनका उच्च ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करते समय हृदय रोग से पीड़ित सभी लोगों को पालन करना चाहिए। अपने उच्च ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़ने से पहले मध्यवर्ती ऊंचाई पर एक या अधिक रातें बिताकर धीरे धीरे उच्च ऊंचाई पर अभ्यस्त हो जाएं। समुद्र तल पर आपकी आदत की तुलना में धीमी गति और कम तीव्रता से व्यायाम करें। उचित रूप से हाइड्रेटेड रहे, पूरी नींद लें। उच्च ऊंचाई पर हृदय और रक्तचाप की दवाओं को संभावित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता के बारे में अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करें। सवाल, पिछली बार चारधाम यात्रा में कितनी मौतें हुई थीं? पिछली बार यानी वर्ष 2024 की चारधाम यात्रा के दौरान कुल 52 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा 23 मौतें केदारनाथ धाम में दर्ज की गईं। अन्य धामों में बद्रीनाथ में 14, यमुनोत्री में 12 और गंगोत्री में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। मौतों का मुख्य कारण हृदयघात, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अधिक उम्र बताया गया। सवाल, चारधाम यात्रा कब से कब तक होती है? आमतौर पर चारधाम यात्रा मई में शुरू होती है, क्योंकि इसी समय के आसपास केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। ये यात्रा अगले 6 महीने तक के लिए चलती रहती है। अक्टूबर या नवंबर में मौसम के बदलते रुख के साथ ये यात्रा बंद हो जाती है।